ओके ठीक है, तो आज हम लोगों को एंजाइम्स पढ़ना था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको दो भाग में बांट देंगे, आज और कल, आज और परसों। सो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, पहला पॉइंट, सारे एंजाइम्स प्रोटीन की तरह होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे नहीं, ऑलमोस्ट लिखा है, मतलब एक्सेप्शंस होगा। ठीक है, जैसे कि आपको हमने एक बताया था राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम्स क्या है? ये एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन नहीं है आपका। एक एग्जांपल है ये कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन हमने दिखाया कि राइबोजाइम विच इज नॉट अ प्रोटीन but also it is an enzyme. So there are some nucleic acids that behave like enzymes. देखिए यहीं पे दिया है, these are called ribozymes. ठीक है, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम राइबोजाइम बोलते हैं। ये प्रोटीन्स नहीं है। So one can depict an enzyme by a line diagram. ठीक है, an enzyme like any protein has a primary structure. प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब कि एमाइनो एसिड सीक्वेंस, जैसे आपको बताया गया था कि अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2। ठीक है, ये लाइन डायग्राम है आपका। उसी तरह आप बोल सकते हैं कि एंजाइम में भी वैसे ही होगा। So enzyme like any protein has the secondary and tertiary structure. ठीक है, when you look at a tertiary structure you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself, the chain crisscrosses itself, and hence many crevices or pockets are made. So one such pocket is the active site. कहने का मतलब एंजाइम जैसा भी होगा उसमें क्या होगा, एक्टिव साइट होगा। मान लेते ये आपका एक्टिव साइट है। ठीक है, ये आपका एंजाइम है, और एंजाइम में जो गड्ढे होंगे, ये जो गड्ढा है ये एक्टिव साइट है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट का एक्टिव क्यों है, एक्टिव साइट क्यों बोलते हैं इसको? So an active site of an enzyme is a crevice or a pocket in the substrate fits. यहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट आके फिट करेगा। ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन में सबस्ट्रेट को भी तो फिट करना पड़ेगा ना, सबस्ट्रेट यहाँ आके फिट करेगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जहाँ पे इंटरेक्ट करता है, एंजाइम के जिस पार्ट से इंटरेक्ट करता है उसको हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। इसका मतलब यही हुआ। Thus enzymes through their active site catalyze reactions at high rate. ठीक है, तो एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का रिएक्शंस को कैटलाइज करना। ठीक है, हाई रेट में कैटलाइज करना मतलब उसको रैपिडिफाई कर देना। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने कम समय में। सो एंजाइम्स कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वेज। तो हम आपको कल बता रहे थे कि जो लिविंग सिस्टम में जो कैटलिस्ट होता है उसको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं, और जो केमिस्ट्री लैब में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, तो वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और लिविंग कैटलिस्ट में अंतर है। ठीक है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे बताना जरूरी है कि ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे अच्छे से काम करेगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर 500 डिग्री 700 डिग्री पे अच्छे से काम करता है। ठीक है, बट एंजाइम के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। हमारा जो बॉडी है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं काम करते हैं। अगर टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वो भी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कि वो एफिशिएंटली काम करता है। ठीक है, तो एंजाइम्स विल गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर्स, मतलब 40 डिग्री से ऊपर हुआ तो उसकी एक्टिविटी जो होगी वो डैमेज हो जाने लगेगी। So however, enzymes isolated from organisms who normally live under extremely high temperatures like the hot vents and sulfur springs
are stable and retain their catalytic power even at higher temperatures of 80, 90 or 100 degrees Celsius. So thermal stability of enzymes is an important quality isolated from thermophiles. तो आप ये पढ़े थे मोनेरा वाला चैप्टर में, थर्मो एसिडोफाइल्स। कहने का मतलब थर्मो एसिडोफाइल्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे जो आपको एंजाइम्स, उनकी बॉडी में जो एंजाइम्स मिलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक आप देखेंगे कि वो एक्टिव है। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन है, बायोलॉजी साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। ये थर्मो एसिडोफाइल्स में जो आपको एंजाइम्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो दे कैन सरवाइव हायर टेम्परेचर। ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, थर्मोफाइल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर को सरवाइव करते हैं। एसिडोफाइल क्योंकि वो स्प्रिंग्स जो हैं, ठीक है, तो वहाँ सरवाइव करते हैं हॉट वेंट। तो यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट समझने का है। पहला पैराग्राफ से, ये वाला पैराग्राफ जो आपने अभी पढ़ा, कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स जो है प्रोटीन्स नहीं होते हैं, जैसे राइबोजाइम, ये न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये जो राइबोजाइम की हम बात किए ये प्रोटीन नहीं है, ये कैटालिटिक पावर है इसमें, बट ये न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि न्यूक्लिक एंजाइम में, एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक एक्टिव साइट जगह होता है जहां सबस्ट्रेट आके फिट करता है। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से कहिए कि द पार्ट ऑफ द एंजाइम स्ट्रक्चर वेयर सबस्ट्रेट फिट्स इन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। तो जब तक ये सबस्ट्रेट एंजाइम के पॉकेट में, एक्टिव साइट पॉकेट में फिट नहीं करेगा, तब तक एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा। और एंजाइम जब एक्टिव होगा तब जाके वो कैटलाइज कर पाएगा रिएक्शंस को। ठीक है, तब वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा। समझ में आई बात? यही इसका फंक्शन है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाना। ठीक है, यही कैटलिस्ट का काम है, एंजाइम्स का काम। अब यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजाइम, लिविंग एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बीच में एक मेजर डिफरेंस है, वो है टेम्परेचर का। अगर हाई टेम्परेचर है तो उस पर लिविंग एंजाइम्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे, वो क्या होंगे, डीनेचर हो जाएंगे। तो ज्यादातर जो बॉडी का हमारा जो एंजाइम होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। लेकिन जो लैब में कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कॉपर, तो कॉपर आप देखोगे 573 केल्विन पे आप उसको इस्तेमाल करते हो। ठीक है, 600 800 इस टाइप से, 1000 केल्विन पे आप कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हो। सो दे कैन वर्क efficiently at high temperature because they are inorganic in nature। लेकिन जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, लिविंग बीइंग में जो एंजाइम्स हैं, वो 37 अराउंड काम करेंगे, एक्सेप्ट थर्मोएसिडोफाइल्स। यहाँ पे क्या होता है थर्मोएसिडोफाइल्स में, अगेन जो एंजाइम्स आप निकालोगे इनकी बॉडी से, हाँ, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक एक्टिव पाए गए। ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है, पहला राइबोजाइम, दूसरा एक्टिव साइट और तीसरा थर्मोएसिडोफाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एंजाइम करता क्या है ये हमको समझना है। ठीक है, तो 9.12.1 में केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया है। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स, कैसे समझेंगे? सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। ये आप बचपन में भी पढ़े होंगे 8-9 क्लास में। एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। तो जो फिजिकल चेंज होता है उसमें बॉन्ड टूटता नहीं है और शेप चेंज हो जाएगा। तो फिजिकल चेंज रेफर्स टू चेंज इन शेप विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। तो आपको सिर्फ ये याद रखना, बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है। तो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है जिसमें चेंज हो रहा है स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि आइस जो है वो मेल्ट करके पानी में तब्दील हो गया, या फिर वाटर जो है वो वेपर में ये भी फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो उसमें बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। ठीक है,
तो जिसमें बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है उसको हम वैसे प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो बस अंतर यही है, फिजिकल चेंज में बॉन्ड नहीं टूटेगा, केमिकल चेंज में बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो आपका बेरियम सल्फेट और वाटर बनता है। ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है यहाँ पे और इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। उसी तरह अगर आप मान लेते स्टार्च की हाइड्रोलिसिस हो रही है ग्लूकोज में, तो वहां स्टार्च क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो गया। अब ये जो रिएक्शंस होते हैं इसको आप मेजर करते हो कि वो कितनी तेज गति से प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन में। ठीक है, तो व्हाट इज द रेट और वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन? So, rate of a physical or chemical change refers to the amount of product formed per unit time. तो जो हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी। ठीक है, सो रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेलोसिटी इफ द रिएक्शन इज, इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अब वेलोसिटी को आप समझ रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी का मतलब। हाँ, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर होता है। तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। तो अगर हम रेट मेजर कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ अगर हमको डायरेक्शन भी पता है तो हम उसको बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड भी आपको पता होना चाहिए प्लस डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज पता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको पता होना चाहिए। तो हम स्पीड को वेक्टर कह, वेलोसिटी कह सकते हैं, तो रेट। So rates of physical and chemical processes are influenced by factors. तो एक फैक्टर उसमें टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, एक थंब रूल है जो आप पढ़िएगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में कि जो रेट है वो डबल हो जाता है या हाफ हो जाता है अगर आप 10 डिग्री का चेंज कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर आप एक 298 केल्विन पे प्रोसेस को मेजर करते हो और 308 केल्विन पे मेजर करते हो। ठीक है, ठीक है, तो जब हम रेट मेजर करते हैं, रेट एट 398 308 अपॉन, ये 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है यहाँ पे, प्लस 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस जो भी आप बोलो। तो ये जो रेट आप निकालते हो रेशियो, ये लगभग 2 टाइम्स होता है। ये थंब रूल है आपका। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइएगा तो रिएक्शन का जो रेट है लगभग दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैटालाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटालाइज्ड। अब दो चीज है, एक रिएक्शन में कैटालिसिस हो रही है, दूसरे में कैटालिसिस नहीं हो रही। तो जिसमें कैटलिस्ट हो रही है उसका जो रिएक्शन रेट होगा, टर्नओवर रेट होगा, काफी ज्यादा होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, बहुत ज्यादा बनेगा, कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। और जिसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे होगा। So when enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. यही अंतर है कैटालिसिस वर्सेस अनकैटालिसिस में। जैसे यहाँ पे एक बायोलॉजिकल एग्जांपल दिया हुआ है आपका, आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वाटर होता है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम के प्रेजेंस में एक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो आपको पहले बताया गया कि हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं सब कैटालाइज्ड रिएक्शन, सब एंजाइमिकली कैटालाइज्ड। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो। कहने का मतलब 1 घंटा में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड बनेगा अगर ये एंजाइम नहीं मौजूद है। लेकिन अगर ये एंजाइम आपके साइटोप्लाज्म में मौजूद है तब क्या होगा, स्पीड जो है वो काफी बढ़ जाता है। तब देखिए यहाँ 6 लाख मॉलिक्यूल 1 सेकंड में बनता है।
ठीक है। अब आप सोच लो, पहले था अनकैटलाइज्ड में क्या था? अनकैटलाइज्ड रिएक्शन जो था वो 200 मॉलिक्यूल था, अनकैटलाइज्ड। ठीक है, अनकैटलाइज्ड में आपका क्या है? 200 पर आवर। और कैटलाइज्ड में आप देख लो कितना चेंज आ रहा है। कैटलाइज्ड में 6 लाख पर सेकेंड। सोच लीजिए। अब इसको जब आवर से आप करोगे तो दोनों का डिफरेंस आप निकल जाएगा। ठीक है, आवर से करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600,000 इंटू 3600, क्योंकि 1 घंटा में 3600 होता है, तो 1 घंटा में इतना बन रहा है। ठीक है, पर आवर। अभी दोनों को कंपेयर कर लो आप कि कितना टाइम्स रिएक्शन फास्ट हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 36 इंटू 6 इंटू 1 2 3 4 5 7, 10⁻⁷। और यहाँ क्या है? डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻²। 200 है तो 2 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। ये मेरा कितना हो गया? 3। तो 36 दिया 108 हो गया, और वो हो गया 10⁻⁵। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁷। तो रफली 10⁻⁷, 10⁻⁷ का मतलब क्या है? 10 मिलियन। वही चीज यहाँ पे बताया है कि 10 मिलियन टाइम्स जो है रेट बढ़ गया। देखिए यहाँ लिखा है, दिस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज has accelerated the reaction rate by about 10 million times. So power of enzymes is incredible indeed. और ये मैथमेटिक्स यहाँ पे हम आपको समझा दिए कि 10 मिलियन कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर एंजाइम मौजूद है तो रिएक्शन का जो रेट है वो कितना ज्यादा फास्ट हो जाता है। और एनकैटलाइज्ड है रिएक्शंस में, अगर एंजाइम मौजूद नहीं है तो वो कितना स्लो होता है। ठीक है, यही चीज होती है। डिजीज्ड कंडीशन में आपका जो एंजाइम है, अगर मान लीजिए वो नहीं बन रहा है, आप कितने स्लो हो सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए। ठीक है, तो एंजाइम का पावर है ये। So there are thousands of types of enzymes is catalyzing unique chemical reactions, metabolic reactions in the body. So there are multi-step chemical reactions. When each of the step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme, so that is called a metabolic pathway. तो pathway का यहाँ definition है कि एक metabolic pathway में multiple reactions हो रहे हो। ठीक है, अब जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं। ये भी एक पाथवे है, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना, डी बना, फिर डी से ई बना। दिस इज अ मेटाबॉलिक पाथ। अब यहाँ हो सकता है कि ये इंडिविजुअल पाथ दो है, दे आर catalyzed by different enzymes, E1, E2, E3, E4, so these are different enzymes जो कि ये पाथ को कैटालाइज कर रहा है। E1, E2, E3, E4, E5। ठीक है, और क्या है? ये चारों एंजाइम हो सकते हैं एक ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स के पार्ट भी हो। ठीक है, तो ये मान लिया एंजाइम कॉम्प्लेक्स है आपका E1, E2, E3, E4, इस टाइप से भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम। तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स का भी पार्ट हो सकते हैं या डिफरेंट एंजाइम्स हो सकते हैं ऑल टुगेदर मेटाबॉलिक पाथ। उस सेंटेंस का मतलब यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जैसे ग्लूकोज से आपने पायरुविक एसिड बनाया 2 मॉलिक्यूल, तो ये आपका ग्लूकोज है, C6H12 ऑक्सीजन, ये आपका C3H4O3 प्लस वाटर। ये जो रिएक्शंस हैं आपके, ये मेटाबॉलिक पाथवे के रिएक्शंस। ठीक है, अब इसमें जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड बन रहा है थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आएगा ये प्लांट फिजियोलॉजी में ही पढ़ते हैं हम लोग इसको, ग्लाइकोलाइसिस में।
तो 10 स्टेप्स हैं इसमें, और 10 स्टेप में अलग अलग एंजाइम रहेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, तो बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। So when you study respiration in chapter 14, you will study about glycolytic reactions. So at this stage, you should know that this is a very important metabolic pathway with one or two additional reactions giving rise to a variety of metabolic products, end products. So in our skeletal muscle, under anaerobic condition, lactic acid is formed. Under normal aerobic conditions, pyruvic acid is formed. ठीक है, तो यहाँ दो चीज आपको बताया है उस रिएक्शन का, कि अगर आप रिएक्शन अगर ऑक्सीजन की कमी में हो रही है, मतलब एनएरोबिक है, तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और अगर ऑक्सीजन मौजूद है, नॉर्मल एरोबिक कंडीशन है, तो पायरुवेट बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, ठीक है। तो जैसे हम जिम गए, तो हम बहुत ज्यादा देर जिमिंग कर लिए, तो वो कंडीशन जो हो जाता है एनएरोबिक कंडीशन हो जाता है, तो वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, इसीलिए बदन दर्द देता है, ठीक है। और कम समय के लिए कीजिएगा तो वो एरोबिक कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस में पायरुवेट बनता है, और एक्सेस से मतलब ऑक्सीजन, जब आप एक्सेस जिमिंग कर रहे हैं तो कंडीशन जो होता है एनएरोबिक हो जाता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, ठीक है, तो लैक्टेट बनता है। इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसको बोलते हैं हम लोग, द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो ईस्ट में आप सैकरोमाइसिस सेरेविसी आप पढ़िएगा 12th स्टैंडर्ड में, बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाएगा इसको आपको, कि किस तरह के माइक्रोबियल जो है ईस्ट सैकरोमाइसिस सेरेविसी वो अल्कोहल बनाने में मदद करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कंडीशन अलग अलग है, अलग अलग एंड प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो यहाँ 3 तरह का कंडीशन दिया हुआ है, 3 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। पहला में लैक्टिक एसिड बन रहा है जब एनएरोबिक कंडीशन है, जब एरोबिक कंडीशन है तो पायरुवेट बन रहा है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है फर्मेंटेशन में आपका इथेनॉल बन रहा है। तो 3 कंडीशन, 3 डिफरेंट एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हेलो हेलो, यस सर। अगर समझ लिख सकते हो। हेलो, यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। How do enzymes bring about such high rates of chemical conversions? कैसे इतना फास्ट रेट होता है, इसको समझना है। So to understand this, we should study enzymes a little more. So we have already understood the idea of an active site, ठीक है। एक्टिव साइट वो एरिया है, वो पार्ट है एंजाइम का जहां पर आप सबस्ट्रेट को फिट करवाते हो, ठीक है। So the chemical or metabolic conversion refers to a reaction. So the chemical which is converted into product is called a substrate. Hence enzymes, proteins with 3D structures including an active site convert a substrate into a product. तो symbolically हम क्या बोलेंगे, substrate enzyme के presence में product में convert हो गया। यही है मेरा मैथमेटिक्स, सबस्ट्रेट, ठीक है। ये सबस्ट्रेट एक्टिव एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट होगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंजाइम। So it is now understood that this substrate S has to bind the enzyme at its active site. ये सबस्ट्रेट कहाँ जाएगा, ये इसके एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, ठीक है। और एक्टिव साइट क्या है, एक पॉकेट है। तो the substrate has to diffuse towards the active site. So there is an obligatory formation of enzyme substrate complex. तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, E
एंजाइम है और सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट इसके एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड किया और ये क्या बना, एक इंटरमीडिएट ES कॉम्प्लेक्स बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हियर E stands for enzyme, S stands for substrate. So this complex is transient phenomenon. Transient का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए बनता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं transient, मतलब 10 to the power -8, 10 to the power -9 सेकेंड, इतने कम समय के लिए बनता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजाइन, कम समय के लिए बनेगा। So during the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of substrate called transition state structure is formed. तब इस समय आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है सबस्ट्रेट का, उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका ट्रांजिशन। ठीक है, तो जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाउंड हो जाता है तो उसको हम लोग ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लेकिन जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब क्या होगा, धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। तो जब ये कंप्लीट होता है तो ये जो ES कॉम्प्लेक्स है फिर क्या बन जाता है, EP। ठीक है, EP कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और एंजाइम अभी भी उससे जुटा हुआ है। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे EP कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट निकल जाएगा और एंजाइम, तो एंजाइम इज नेवर यूज्ड अप इन द रिएक्शन। जैसे आप एंटर हुआ था, जैसे जिस फेज में जैसे वो आया था वैसे ही वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये है आपका सिंपल इक्वेशन। सो द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट हैज कन्वर्टेड to product at the active site. So in other words, the structure of the substrate gets transformed into the structure of the product. यही हो रहा है, जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर था एंजाइम के साथ, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर बॉन्ड टूटता है सबस्ट्रेट का, प्रोडक्ट के साथ बॉन्ड बनता है, तो देयर इज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, और उसके बाद एंजाइम उसको छोड़ के अलग हो जाता है और आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, so enzyme participate in the reaction but it does not get consumed। ठीक है, जैसा आया था वैसे जाएगा। so the pathway of this transformation must go through the so called transition state structure। तो ये आप देखिए यहाँ पे, अगर आपने ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है आपका और ये रिएक्शन का प्रोग्रेस है। सो दिस इज द स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम लोग ये ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे थे। तो आप यहाँ देखिए जो फिगर 9.6 है, दिस एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी
को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ देखिए सबस्ट्रेट का जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगर आपका एंजाइम नहीं है प्रोसेस में तो वो क्या होगा, ऐसे चलेगा कर्व, ऊपर गया, फिर ट्रांजिशन स्टेट होगा, फिर नीचे आएगा और फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो एनर्जी जो है बैरियर वो कितना ज्यादा है, ठीक है, अगर आप एंजाइम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो। सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर विदाउट एंजाइम। इतना देखिए यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन जब आप एंजाइम इस्तेमाल करते हैं तो यही बैरियर कम हो जाता है, देखिए छोटा हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट आसानी से बन गया आपका। सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर विद एंजाइम। तो ये डिफरेंस है एंजाइम इस्तेमाल करने का, इतना, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कर्व है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका बीच में आपका जो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बन रहा है ये आपको समझना है, ठीक है। सो द पाथवे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट गोज थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो देयर कुड बी मेनी मोर ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर्ड स्टेट्स बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका एंड प्रोडक्ट है। और भी बहुत सारे आपको स्टेजेस मिल रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ पे भी स्टेज हो सकता है, यहाँ पे भी स्टेज हो सकता है, यहाँ पे भी स्टेज हो सकता है। सो देयर आर मेनी ऑल्टर्ड स्टेट्स। सो वी कैन से दैट द ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स आर अनस्टेबल, ठीक है। तो ये जितने भी बीच के स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है। सो स्टेबिलिटी इज समथिंग that is related to the energy status of the molecule or the structure, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी का बात करते हैं तो वो होता है उसका एनर्जी से संबंधित, ठीक है। तो जितना ज्यादा एनर्जी कम होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट की जो एनर्जी हो कितनी कम है, ठीक है, इतना कम है। सबस्ट्रेट देखिए हायर एनर्जी लेवल पे है। ट्रांजिशन स्टेट का देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज है, समझ में आ रही है बात। So hence when we look at this pictorial through a graph, it looks like something as in figure 9.6. So the y-axis represents the potential energy content. ये आप देख रहे हैं potential energy content है. The x-axis represents the progression of the structural transformation on states through the transition state. तो आप यहाँ देख रहे हैं progress of reaction. ये आपका substrate था, ठीक है। इस एक्सिस पे अगर आप इस डायरेक्शन मूव कीजिएगा तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट आया, फिर प्रोडक्ट बना। So you would notice two things: the energy level difference between the substrate and the product, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ये है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ये है। तो ये भी डिफरेंस है ना सबस्ट्रेट और एनर्जी के, प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपको दिख रहा है वो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम का डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो दो चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। So if product is at lower level than S, the reaction is an exothermic reaction. तो ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम है, सबस्ट्रेट ऊपर है, मतलब ये किसका कर्व है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज हो गया तो ऑब्वियसली है प्रोडक्ट का जो एनर्जी होगा वो कम होगा। तो आपके पास ये है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट प्लस एनर्जी, ठीक है। ये होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो एनर्जी होगा ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है उसका प्रोडक्ट से ज्यादा एनर्जी होगा। तो वही चीज यहाँ बताया, यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट हायर लेवल पे है। सो वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, but if it is an exothermic or a spontaneous generation or an endothermic or energy requiring reaction, S has to go through a much higher energy state or transformation state. So this difference in average energy content of S from that its transition state is called activation energy. अब वही चीज आपको बार बार समझा रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट से लेके ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एक्टिवेशन बैरियर बोलते हैं। अगर एंजाइम नहीं है तो ये बैरियर ज्यादा बड़ा होता है, देखिए अपहिल है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन अगर आप एंजाइम लेते हैं तो कम हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये चीज आपको समझना है, दो चीज आपको समझना है, एक तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट और दूसरा आपको समझना है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी उसी को बोलते हैं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर एंजाइम है तो वो बैरियर कम होगा, छोटा होगा,
और अगर नहीं है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा। तो एक्चुअली एंजाइम कर क्या रहा है, एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, enzymes eventually bring down this energy barrier, making the transition of substrate to product more easy. So what enzymes do basically, enzymes bring down or lower the activation energy barrier, the activation energy barrier of the reaction। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है उसको ये कम कर देता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में आप देखे थे इस टाइप से था आपका, ये सबस्ट्रेट है S और ये मान लेते P है आपका। तो आपका अगर ये गया, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है आपका, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर नहीं है तो, अगर एंजाइम तो वो क्या होगा जाएगा। तो इतना एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर दिया, ये एंजाइम का फंक्शन हुआ। ठीक है, तो यही है आपका एंजाइम का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब समझना है, एक्सोथर्मिक एनर्जी का मतलब, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब समझना है, और ट्रांजिशन स्टेट का मतलब समझना है। बस 3 चीज आपको यहाँ समझना है। अब नेक्स्ट आता है कि एंजाइम का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, एक्शन का, तो ये चीज हम कि each enzyme has a substrate binding site, ठीक है, जिसको आप एक्टिव साइट बोलते हैं, in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate compound। ठीक है, तो एंजाइम के जो एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आके फिट हो गया तो ये क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, सो दिस ES कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, कम समय के लिए बनेगा और फिर ये डिसोसिएट हो जाएगा प्रोडक्ट में, और जो अनचेंज्ड एंजाइम है वो फिर अलग हट पे देख ES कॉम्प्लेक्स है, इट गेट्स ट्रांसफर टू EP कॉम्प्लेक्स, फिर इसमें से एंजाइम हट गया तो आपका प्रोडक्ट बन गया आपका मेकैनिज्म है। Enzymes substrate come together, form ES complex, they convert to EP complex, enzyme dissociates, product is released। ठीक है, so this is the formation of ES complex which is essential catalysis। ये ट्रांजाइंट फेनोमेनन हम आपको बताए थे अभी, 10 to the power -8 to 10 to the power -9 सेकेंड के ऑर्डर का वो उसकी मतलब जो स्टेबिलिटी होगी वो उतने ही समय के लिए होगा। ठीक है, उतना ही समय के लिए एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो कैटालिटिक साइकिल होता है समझ सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप में क्या होता है देखिए, सबस्ट्रेट आया और वो एक्टिव साइट कर गया। ठीक है, सो इट विल फिट इनटू द एक्टिव साइट। अब इसको डायग्रामेटिकली अब आप समझिए, ये आपका एम है और ये आपका एक्टिव साइट। ठीक है, तो दिस इज एंजाइम एंड दिस पोर्शन इज एक्टिव साइट। ठीक है, अब हमने आपको बोला कि सबस्ट्रेट पे आएगा और सबस्ट्रेट उस जगह पे बाइंड करता है। सब सबस्ट्रेट वहां बाइंड नहीं कर सकते हैं, जिस जो यहाँ मैच करके बाइंड करेगा, यहाँ पे देखिए ऐसे आके बाइंड। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट आके बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट है आपका, ठीक है, बाइंड कर गया एक्टिव साइट पे। ठीक है, यहाँ पे समझिए ये उस बाइंड हुआ। अगर सर्कुलर सबस्ट्रेट रखते हैं या ऐसा वाला सबस्ट्रेट रखते हैं, सर्कुलर या ऐसा सबस्ट्रेट रखते हैं, तो ये तो बाइंड नहीं करेगा इधर, दे बाइंड। ठीक है, तो इस पॉकेट में फिट करने वाला सबस्ट्रेट होना चाहिए। नॉट ऑल सबस्ट्रेट्स विल बाइंड टू द एक्टिव साइट। ठीक है,
सो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे बाइंड कर गया जाके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द बाइंडिंग ऑफ द substrate induces the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. कहने का बाइंड करता है तो एंजाइम undergoes conformational changes, तो एंजाइम कन्फर्मेशनल चेंज होगा आपका, ठीक है। उसमें स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगी, और नजर आएंगी तो वो क्या होगा, जो बाइंडिंग है और स्टेबल हो जाता है, ठीक है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट एंजाइम आपका इस कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोले वो बन जाएगा आफ्टर कॉन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है। सो दिस बाइंडिंग इज कंप्लीट। तो सेकेंड पॉइंट का मतलब यही है कि जब सबस्ट्रेट आया, एक्टिव साइट में फिट करने का प्रयास किया, so it will induce a conformational change in the enzymatic structure leading to formation of more compact ES complex, ठीक है। तीसरा, the active site of the enzyme now in close proximity to the substrate breaks the chemical bond of the product is formed. अब तीसरा स्टेज में क्या हो रहा है, ये ES कॉम्प्लेक्स में सबस्ट्रेट और जो ये है ये अब चेंज होगा किसमें, ईपी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो अब ये अगेन यहाँ पे अब आपको समझना है कि कुछ बॉन्ड टूट रहा है, कुछ बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सो देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो ये भी एक ट्रांजाइंट फिनोमिनन होता है जहाँ पे ईपी बन रहा है। तो ये थर्ड स्टेप है। लास्ट स्टेप देखिए, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब एंजाइम यहाँ पे प्रोडक्ट बना, एंजाइम उसको रिलीज कर देगा, तो यहाँ पे अब आपका एंजाइम अलग हो गया अपना और प्रोडक्ट अलग हो गया, ठीक है। तो E प्लस पी बन गया, पे आपका E प्लस एस था, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पे दिखाए थे आपको डायग्रामेटिक वे में। तो ये था आपका ES कॉम्प्लेक्स, तो EP कॉम्प्लेक्स, ESEP, फिर E प्लस पी, ठीक है। अब ये एंजाइम फ्री हो गया and the free enzyme is now to another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again. अब ये क्या करेगा, now it is available for another substrate, ठीक है। तो दूसरा कोई सबस्ट्रेट आएगा, इससे बाइंड करेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, सबस्ट्रेट नया सबस्ट्रेट आएगा और एंजाइम से बाइंड करेगा, फिर से कैटालिटिक साइकिल होगा और इसी तरह सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता रहेगा आपका, ठीक है। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता रहेगा, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, एक सेकंड में बहुत सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, उसी को हम लोग टर्नओवर नंबर बोलते हैं, ठीक है। वो कितना फास्ट है, जो जितना एंजाइम फास्ट होगा वो उसका टर्नओवर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ये हम लोग अभी देखे थे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के ये में एग्जाम्पल में। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है यहीं तक था, कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन तक। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, जहां हम लोग बात करेंगे कि किसी भी एंजाइम एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट किया जा सकता है, जैसे टेम्परेचर का क्या रोल है, पीएच का क्या रोल है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का क्या रोल है, ठीक है। माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। और उसका न्यूमेरिकल कैसे आप बनाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इनहिबिटर का क्या रोल है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या क्या कहलाता है, उसका क्या बेसिक यूजेस है डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो ये ड्रग इंडस्ट्री कैसे इसको इवेल्युएट करती है। उसके बाद आता है आपका वेरियस क्लासेस ऑफ एंजाइम, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेसेस। और फाइनली आपको आता है कोफैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स, ये तीन टर्म का मीनिंग, ठीक है। तो अभी भी अच्छा खासा बचा हुआ है, न्यूमेरिक खाया जाता है, ठीक है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। तो उसके बारे में हम लोग कल ही बात करेंगे, ठीक है।
यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आसान है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस आपको चूंकि ये केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है ये पोर्शन एंजाइम का, तो यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट, बायोलॉजिकल पोर्शन से तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिवाय एक वो जो कार्बोनिक एनरेज वाला जो यहाँ पे आपको बताया गया था उसको छोड़कर। ये जो परसों पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी रिएक्शन में हम लोग एंजाइम पढ़ाते हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी पढ़ाते हैं, ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये बायोलॉजिकल जो कैटलिस्ट्स हैं इसके बारे में आपको समझना है। तो यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन से पूछा जाता है, लेकिन अगेन दिस इज केमिस्ट्री में पूछेंगे इसको, बायोलॉजी में आपको फैक्टर से पूछेंगे कि एंजाइम एक्शन हो रहा है तो क्या फैक्टर है, टेम्परेचर का क्या रोल है, पीएच का क्या रोल है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का क्या रोल है, इनहिबिटर का क्या रोल है, ठीक है। तो वो 4 पॉइंट पूछा जाता है। फिर को फैक्टर, को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये 3 पॉइंट से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बाकी 7 पॉइंट हम लोग परसों देखेंगे, और कल आपका टेस्ट है, तो टेस्ट का तैयारी कीजिए, पहले 10 पन्ने, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तक आपका सिलेबस में है का, ठीक है।